जब मैं कृष्णा निकेतन स्कूल में थी आई हैव टेकन एडमिशन छठी क्लास में। तो 7वीं 8वीं क्लास में मेरे राइट साइड में एक बस क्रॉस करी। मेरे भैया मेरे को ड्रॉप कर रहे थे बाइक पे। तो मतलब हमारा पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और हाथ भी, बट हम बच गए। फिर ऐसी चीज़ें, हम स्कूल जाते थे जब भी कृष्णा निकेतन, तो वहाँ पे कभी बाइक वाला हमें हिट करता था राइट, मतलब मेरे राइट साइड में। कभी पानी में मैं स्कूल जा, पानी भरा रहता था बारिश के टाइम पे, तो मैं साइकिल से स्कूल जाती थी। तो वहाँ पे राइट साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर व्हीलर आता था और एक ही लड़का था कि शक ना हो, और वो लोग ज़ोर का पानी मेरी तरफ बहाते थे राइट साइड में। तो मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ़ कब से ये खेल है। तो फिर क्या है कि ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे खिलाफ़। तो मेरे डैडी को कुछ भी नहीं समझ में आया। 9th स्टैंडर्ड में स्कूल ने बोला ड्रेस कोड रहेगा कुर्ती और दुपट्टा। तो डैडी ने जो ज़मीन लिया था वो 35 इयर्स बैक लिया था। और उनके यहाँ पे जब वो अपने मायके में रहते थे तो वहाँ पे एक बिजली विभाग नहीं था, और उनके डैडी भी एक्सपायर हो गए थे वो जब 7 साल के थे। तो और उनके पहली बहनें हैं और उसके बाद वो पैदा हुआ। तो उन्होंने इतना कुछ सोचा नहीं, और उनको जहाँ पे मिल रहा था पाटलिपुत्रा रोड नंबर 6 राजीव नगर, उन्होंने ले लिया ज़मीन को। लेकिन रोड नंबर 1 2 3 4 में नहीं लिया, डायरेक्ट 6 में लिया। उनको सस्ते में मिल रहा होगा, बट उन्होंने नहीं सोचा कि उनके खिलाफ़ कुछ प्लॉटिंग भी हो सकती है, क्योंकि वो पैसे वाले, मतलब उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए थे सात। और फिर एक दो और वहाँ पे पैदा हुए थे। और डैडी रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं रहते थे मुझे नहीं पता। और जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे वो रैकेट को, उन लोगों को मैंने ये सेक्स रैकेट और उसके दलाल के साथ घूमते फिरते देखा है, एकदम मौज मस्ती में। एज इफ कि वो लोग बहुत 35 इयर्स पहले से भी कुछ कांड में होंगे, क्योंकि मेरे जो मम्मा हैं वो तीसरे नंबर पे हैं, और बहुत मोटी ताजी पैदा हुई थी अपने मायके में। उनका मायका है बाढ़ अगवानपुर में, तो बहुत मोटी थी वो भी। और मैं चौथे नंबर पे पैदा हुई, मतलब करवा चौथ नंबर। अब वो लोग पंजाबी अपने आप को बताते हैं, अवतार बताते हैं, बॉम्बे स्टाइल बताते हैं, तो उनके स्टाइल में थोड़ी बात कर रही हूँ। तो मैं चौथे नंबर पे सबसे मोटी ताज़ा पैदा हुई, मुझे नहीं पता क्यों। तो फिर अब हम लोग 10 बच्चे क्यों पैदा होते हैं हमें ये भी नहीं पता। पहले बहनें पैदा होती है, फिर भाई पैदा होता है, नहीं पता। ज़मीन कितने दलीली में हमें मिलता है ये भी नहीं पता। और आजू बाजू कौन रहते हैं, ये रैकेट कब से काम कर रहा है, हमें ये भी नहीं पता। तो अब तो ये हो गया मेरी मम्मा की कहानियाँ। अब हमारे साइड में भी ऐसी कहानियाँ हैं। और हाँ, उनके डैडी जो थे वो बिजली विभाग में थे, और मेरे डैडी की शादी उनसे उनकी बेटी से हुई, लेकिन वहाँ पे बिजली ही काम नहीं करता था। और डैडी का ट्रांसफ़र हो गया जब स्कूल में ड्रेस कोड की बात हुई, स्पेशल ब्रांच में जहाँ कोई हेडक्वार्टर नहीं होता था। ऐसे कि ऑर्गन ट्रैफिकर्स अपने जाल में पूरी तरह हमें फंसा रहे हो। तो ये हुई हमारी शिफ्टिंग। डैडी की पोस्टिंग जैसे ही हुई, माय डैड, तो फिर ही वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उनको हेडक्वार्टर नहीं मिला, तो इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया मेकॉन कॉलेज C110 इस्पात हॉस्पिटल के पास। तो फिर क्या हुआ कि मैं स्कूल जाती थी, कभी कभी स्कूटी ख़राब हो जाती थी, तो मेरे डैडी ज़बरदस्ती मेरे को स्कूल भेज देते थे। तो मैं चली जाती थी, लेकिन मैं जब आती थी तो इतना डरावना माहौल होता था, ऐसे कि आपकी पूरे बॉडी से आपको निकालने की कोशिश हो रही हो। इतनी डरावनी माहौल होती थी कि एक भी कोई डेयरिंग करके नहीं सामने दिखता था, जैसे मेरे लिए पूरी फिटिंग हो कहानियों की और मेरी फैमिली के लिए। क्योंकि 2-3 किलोमीटर तक वहाँ पे आसपास सिर्फ और सिर्फ माहौल सेट था, कोई भी नहीं दिखता था, क्योंकि उनके ऊपर भी वो चांस बन जाता, लेकिन हम लोग पे चांस लिया जा रहा था। तो फिर ये चीज़ मैंने पहले भी नोटिस करी थी जब मैं वहाँ पे थी, कृष्णा निकेतन पटना में थी। तो मैं जाती थी स्कूल, तो मेरी बहनों को तो मेरे से दूर कर दिया गया था, तो वो लोग स्कूल पूरा पास कर गए थे, और मैं छोटी थी तो मेरा और भी स्कूल पढ़ना था। तो फिर क्या हुआ कि मैं अकेले जाती थी स्कूल, कभी कभी डैडी ऑफिस में काम में रहते थे, और कभी रिलेटिव्स भी, तो मैं अकेले चली जाती थी, मुझे क्या पता ऐसे लोग होते हैं। तो इतनी डरावनी आवाज़ें होती थी, ऐसे कि आपकी बॉडी को ऊपर से नीचे पूरी खामोशी में धोया जा रहा हो, और डरा डरा के, ताकि आपको समझ में ही नहीं आपके साथ हो क्या रहा है। तो मैं तो भग जाती थी डर के।
तो ये होता था, रोड नंबर 6 की कहानी है। मतलब मेरे घर के 500 मीटर दूर में, 500 भी नहीं, 200-300 मीटर, और उसके बीच हमारे घर के आसपास कोई भी फ्लैट नहीं था, 3-4 छोड़ के। मुझे नहीं पता वो भी दलीली में बना हुआ था कि नहीं। तो 35 साल की कहानी है पहले की। अब तो सब लोग घेर के, हमें ऐसा लगता है पूरा ख़त्म, जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स, आई मीन नॉट ह्यूमन, ऑर्गन ट्रैफिकर्स, वो लोग ख़त्म कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता मेरे जो मायके का घर है, मतलब वो उसका जो दीवार है वो कितने दलीली में बना हुआ है, और आजू बाजू कितनी दलीली में बना हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे दलीली में बना। और ये सब होने के बाद हमारे घर के पास में एक ट्रांसफार्मर बनता है, इतनी हमारे घर में 4 चाँद लगाए जाते हैं। अब ये तो एक घर की कहानी है, मेरे डैडी ने ऐसे करके 3-4 घर बनाए हुए हैं। ऐसे कि एक रांची में है, जो कि रांची में 4th फ्लोर पे है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वो क्या है, 4th फ्लोर पे नीचे बीचे कौन रहते हैं हमें नहीं पता, और आजू बाजू हमें वैसा ही घर क्यों मिला सस्ते में रेलवे ट्रैक के पास, हमें नहीं मालूम किसने दिया पैसा लेके। पूरा आजू बाजू घेर लिया गया, और रात में वहाँ कोई नहीं दिखता हम लोग के अलावा। और ऊपर नीचे, ऊपर तो कोई नहीं है, नीचे लोग कौन रहते हैं, या फिर छत भी हिसाब में बनाया गया है कि नहीं पता। फिर हम लोग कोलकाता में हमारा घर है, वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, वो कौन से हिसाब में बना है वो भी भाड़े पे दिया है डैडी ने, जैसे कि पटना वाला फ्लैट दिया है, तो वो भी कौन से हिसाब में बना हुआ है। वहाँ की दीवार और बाहर का माहौल, ऊपर नीचे दीवार, ज़मीन के नीचे तारे वारे ट्रांसफार्मर, हमें नहीं पता। अब ऐसा है कि चौथा जो घर है वो मनेर में है, पहले था बैंगलोर में। तो मनेर में भी हमें ऐसा मतलब डैडी का मायका था कि जहाँ आप गेट से घुस रहे हो सबकी नज़र हम लोग की फैमिली पे पड़े, क्योंकि मेरे डैडी पैसे वाले थे और उनके रिलेटिव्स उतने नहीं थे, तो इसलिए उनको वही दिया गया बीचों बीच। अब हमें नहीं पता उनके भी मायके में कोई मिल, मतलब क्या है खेल, हमें नहीं मालूम। हम मायके, मतलब डैडी के मायके वाले तो इतने उतने नहीं हो सकते, लेकिन पैसे देख के तो कोई कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे फिर रोड थे उस साइड, और उस पोजीशन स्टाइल में उनको भी घर बनाया, उनका घर मतलब ज़मीन दिया गया उनको भी। उसके बाद फिर जो कोलकाता का घर है वो नहीं पता कौन से पोजीशन स्टाइल में उनको ज़मीन दिया गया, और कौन से हिसाब में उन्होंने, कौन दीवार ईंट क्या है हमें नहीं मालूम, कि पागल बनाने के लिए भी दीवारें कुछ होती हैं कि सिर्फ प्लान फिट करने के लिए होती हैं। तो इतनी प्लॉटिंग में हमें ज़मीनें मिली हैं 3-4 जनरेशन का, कि हमें आगे जानना ही नहीं है। हमने यहाँ की पुलिस से बहुत इज्जत से बात करी, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, बोले कि हमें सेटल करना है मैटर को। तो कहीं ना कहीं उनको ख़बर मिली होगी कि हम लोग, मतलब वो लोग मिल के हमें ही सेटल कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं हमें कोई बात नहीं करना, नंबर दे दीजिए बच्चे के बाप का। और तो मैंने बोला फिर उसका नंबर आपने क्यों लिया जब आपको कोई बात ही नहीं करनी थी। उसने बोला चल चल, ऐसे करके कुछ तो शब्द बोले, मुझे ना याद नहीं है, नॉनसेंस बोला, फिर चल चलो निकलो ऐसे करके, कुछ बाहर निकलो ऐसे कुछ तो बोला। मुझे, मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ दीवार में क्या मेरे खिलाफ सेटिंग है, या पहले से ही सब कुछ माहौल सेट है। और जो ब्रेकर्स होते हैं मैंने वो भी ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे भी उनका रिमोट कंट्रोल होता है। और मैं पहले जो स्कूल जाती थी और कॉलेज जाती थी, तो एकदम खुश हो जाती थी मैं वो ब्रेकर देख के, एज़ इफ़ कि जितना मैंने कभी खुशी आदमी को नहीं देख के मिला होगा, उतनी खुशियाँ वो ब्रेकर के पास होती थी, या उनके पास उतना रिमोट ऑन हो जाता था उसको क्रॉस करते, या व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो मैं जब गर्ल्स हॉस्टल में थी बैंगलोर में, तब भी मेरे को थ्रेटन किया जाता था, वहाँ भी मेरे को डर लगता था, मतलब डर इन द सेंस वो लोग वाइब्रेशन ऑन करते थे। लड़कियाँ भी इस रैकेट में इन्वॉल्व है, तो मेरे हॉस्टल में भी वो लड़कियाँ काम करती थी और बाहर उसके दल्ले काम करते थे। और फिर दूसरा बात है कि मैं वहाँ पे रेंट पे फ्लैट लेके भी रहने की कोशिश करी, तो वहाँ पे भी मेरे को थ्रेटन किया जाता था। पायल की आवाज़ कभी झाड़ के बाहर से आती थी और कभी दीवार के अंदर से आती थी, मतलब इतनी इनकी प्लानिंग सॉर्टेड थी। अब जिसके थ्रू मैं लेती थी ये चीज़, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। निखत नाज करके एक लड़की थी हमारे कॉलेज की, दयानंद सागर की, उसके थ्रू। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो, उसका नाम फौजिया तस्नीम है, उसकी शादी हो जाती है आउट ऑफ इंडिया। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो भी पुलिस की बेटी थी, उसको पता था। कभी कभी हम लोग फाइट करते थे तो एक दूसरे के बूब्स पे मार देते थे,
तो वो बोलती थी रिंकू इतना टाइट तेरा कैसे हो जाता, तू इतना बदलते रहती है। तो मैंने कहा नहीं पता यार, कोई बॉम्बे स्टाइल का भी कोई गेम होता होगा, वहाँ से वो लोग चर्बी मतलब बोटी बोटी का धंधा करते होंगे। मजाक मजाक में हम लोग ऐसे बातें करते थे। तो हम हमेशा मैं ज़्यादा कोशिश करती थी बड़ा ख़रीदने का ब्रा। तो वो लोग क्या करते थे, तो भी वो बॉम्बे स्टाइल नहीं छोड़ते थे, एज़ इफ़ कि मेरे खिलाफ़ पहले से ही सब माहौल सेट है। तो मेरी फ्रेंड हमेशा डर जाती थी ये सब चीज़ देख के, तो उसकी डायरेक्ट शादी करा दी गई दूसरी कंट्री में, अमेरिका में। अब जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी पूना की, उस बैंगलोर में भी उसने मेरे साथ पढ़ाई करी थी सेम कॉलेज में। तो वो कंप्यूटर में थी और मैं थी BBM में। तो उसकी भी शादी फ़ॉरेन में हो जाती क्योंकि वो भी मेरे साथ थी मतलब पूना तक। और हम लोग एक ही फ्लैट में मॉडल कॉलोनी पूना शहर में रहते थे। तो हमारे मतलब मेरे और मेरे फैमिली के ख़िलाफ़ इतनी जानलेवा साजिश है कि मेरे जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं सबकी विदेश में शादी हो जाती है, ताकि हमें और मेरे फैमिली को पूरा साफ़ कर दिया जाए। इतनी जो ऑर्गन ट्रैफिकर्स हैं वो इतनी हिसाब में खेल बनाया है कि किसी को कोई शक नहीं हुआ है कि वो अचानक कैसे बच्चों को, औरतों को ये रैकेट लेके खेल बना रहे हैं और दलाल के साथ मिलके। अब मैं जब 5वां या 6ठा क्लास में थी कृष्णा निकेतन में, तो उसमें मेरी टीचर बोलती है कि कुछ ऐसा नाम बताओ, सब्जेक्ट में पढ़ाई हो रही थी कि जो अच्छा नहीं है दुनिया में। तो दीवार के अंदर से मेरे को आवाज़ आता अनटचबिलिटी, एक लड़की की एकदम मेरे टाइप की आवाज़ टाइप। तो मैंने बोल दिया अनटचबिलिटी। अब मेरी टीचर मेरे को देख के दोबारा पूछ रही है कि क्या बात कर रही है, कि हाउ मच आई एम इन सेंसेस एंड व्हाट द फक आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आई डोंट नो, मेरे स्कूल में उसमें वो तो स्कूल बहुत अच्छा था, तो वो लोगों को समझ में आ गया कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ गेम है, क्योंकि वो स्कूल में बहुत खचपच लोग भरे पड़े रहते थे। तो उनको भी नहीं समझ में आता तो इतने इतने लोग एक साथ कैसे पढ़ रहे हैं करके। तो उनको समझ में आ गया कोई खेल भी हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने बोला ड्रेस कोड में आओ, सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन इनको तो दुपट्टे की धंधे करनी थी, तो इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, मेरे पूरे फैमिली को मेरे को घेर के पूरा कहानी बनाया। और यहाँ पे मेरे बच्चे का जो फादर है उसको भी नहीं समझ में आता था उसकी दीवारें से कैसे आवाज़ें आती हैं। वो भी ऐसे स्टाइल में जीता था, पोजीशनिंग स्टाइल में, ऊपर नीचे आजू बाजू कौन है उसको कुछ भी नहीं पता होता था, दीवार से क्या आवाज़ें होती, तो वो सिर्फ मेरे से बातें करते थे, क्योंकि उनको किसी भी तरह मेरे और मेरे फैमिली को टारगेट करना था। और उसको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका भी हाथ पैर मैं देखती हूँ खेलते रहता है, और हाथापाई में उसको लिया गया है, तो एज इफ कि उसके भी बोन्स डिस्प्लेस किए गए उसके हैंड से। तो उसको भी हेड शॉट दे के वो लोग ऐसे पागल बना बना के सबके बच्चों के साथ ऐसे खेल के अपना पेट पालने का, पैसा कमाने का, शौक़ पूरा करने का, मतलब ये सब धंधा कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी ये सब अटैक्स हो रहे थे। तो उसके घर में क्या है कि वो अकेला और उसकी बहन है, तो उन लोग को आराम से पागल बनाया जा सकता है। और हम लोग 9 भाई बहन हैं, तो हम लोग को भी आराम से पागल बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता कि दीवार के अंदर भी कुछ सेटिंग हो सकती है। अगर ज़मीन सेटिंग में मिल रही है तो उसके नीचे ऊपर की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, और बाहर की तो बात ही क्या करनी। बाहर तो पूरे माहौल के लिए लोग तैयार रहते हैं, कहीं भी भाड़े का टट्टू देखिए वो आपको टट्टी करने देंगे कि उसी से आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ऐसा है कि मेरे बच्चे का बाप भी चूतिया निकला, और छोड़िए वो तो चूतिया निकला समझ में आता 20-25 साल में कांड हो गया, क्योंकि सफाई भी करनी होती है, तो 10 साल ऐसे ले लेंगे किसी को शक भी ना होना। तो अब ऐसा है कि बच्चे का फादर तो चूतिया निकला, उसका बाप कैसे चूतिया हो सकता है बताइए, ऐसे आदमी को उसके फादर को कैसे माफ़ करने का। तो ये लोग पूरा मुझे और मेरे मायके को फंसा दिए, इतने हरामखोर हैं। मुझे नहीं मालूम ऐसे आदमी को माफ़ करना चाहिए कि उसके बाप को, या ऐसे रैकेट को। हमें नहीं मालूम कि हमें क्यों फंसाया गया। अगर वो लोग इतने चूतिया हैं तो अपनी लाइफ को चूतिया बनाते ना। तो इतने हरामी हैं ये लोग, इतने हरामी हैं कि हर पोजीशन स्टाइल में घेर के कभी इलेक्ट्रिक करंट देंगे, कभी धुआंधार क्या क्या धुआं में वो करेंगे, कभी क्या करेंगे, आई हैव नो आइडिया। मेरा कच्चा पैर बने मेरे खड़े आदमियों को घेरा गया, मेरा कच्चा पेट बने बच्चे के बाप को घेरा गया, मेरा कच्चा कोख बने पूरा पुलिस स्टेशन और कोर्ट घेरा गया, मेरा कच्चा मुंह बने पूरा ये रैकेट घेर लिया, ताकि किसी भी तरह मेरा क्या मेरे पूरे ख़ानदान का बोलती बंद करा के ये लोग अपनी सफाई में खेल बनाए।
तो ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैर हाथ का धंधा करते हैं, ये लोग ऑर्गन ट्रैफिकर्स है। पहले पेट पकड़ते हैं, फिर पैर पकड़ते हैं, क्योंकि अगर पोजीशन स्टाइल हमें आता है, 5 फीट साफ़ करना आता है, तो 5 इंच खड़ा करना कौन सी बड़ी बात है, अगर मुझे खेल जमाना भाड़े के अड्डे पे। तो पहले पेट पकड़ते हैं ये लोग, फिर फिर चड्डी पकड़ते हैं, ताकि उनको घुटना एड़ी तोड़ने का मौका मिल जाए बिना कोई शक का, सर फोड़ के, ताकि फिर मुंह पकड़ने का वो लोग धंधा कर सकें। तो इतने अच्छे से लोग हाथ सफाई करते हैं, इतने अच्छे से कि बच्चे के बाप तक पे रहम नहीं करते हैं। अगर उस पे उन लोगों ने रहम किया होता तो उसका हाथ पे क्यों हिल रहा होता। मतलब सबके ऊपर वो लोग क्या कर रहे हैं, अब एकदम सफाई में खेल बना रहे हैं, ताकि उन लोग को भी प्यार लगे, उन लोग के खिलाफ भी खेल बने, और जिसके खिलाफ खेल है उनको तो एकदम प्यार में उनके खिलाफ और तो कहानियाँ बनाएं प्यार प्यार से। ऐसे ऐसे उनके पास मशीन्स हैं कि हमें नहीं पता, ये 10 बच्चे भी पैदा करा सकते हैं या 50 बच्चे भी पैदा करा सकते हैं, क्योंकि मूड बना देते हैं वो लोग। अब धुआं में क्या क्या एनेस्थीसिया भेजते हैं कि क्या करते हैं, एकदम मैं अचानक खुश हो जाती हूँ। ब्रेक जितना आदमी देख के खुश नहीं होता, ब्रेकर देख के खुश हो जाती हूँ। एनेस्थीसिया ऑन हो जाता होगा जैसे ही ब्रेकर क्रॉस करती होंगी, या फिर धुआं शुरू हो जाता होगा, या मुझे नहीं पता क्या धुआं में मैजिक है और हवा में जादू है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चार दीवारी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ऊपर नीचे आजू बाजू की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, ज़मीन और तारों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं बात करी धुओं की। अगर किसी को शौक़ है गड्डी वालों को फंसाने का, तो वो उतना कच्चा चमड़ी हड्डी देखेंगे ताकि कच्चा खून पकड़ सके। और हवा में आपको जादू बनाने का स्टाइल उनको पता है, तो जादू हवा भी तो होता है। मेरे बच्चे का जो फादर था, उसको टेक महिंद्रा की लड़की ने घेरा। वो ऑटो ड्राइवर की बेटी थी। वो 2-3 साल उससे छोटी थी, ताकि यार उसको चूतिया बनाने में कोई कसर ना छोड़ा जाए। अब आदमी तो क्या ही होता है, तो हमें नहीं पता आदमी क्या होता है। अब ऐसे आदमी को जानना क्या, लेकिन उसका जो बाप था वो भी कोई लायक ना था, उसको और चूतिया बनाया। कहीं ना कहीं तो उसको पता होगा क्या कहानी बन सकती है अगर इतनी कहानी है तो। ऐसी ऐसी कोशिशें होती हैं। माइंड उनके पास माइंडेड मशीन्स है, माइंड ब्लॉक मशीन्स है, सब कुछ है, पागल बनाने का, साफ करने का, चोरी चकारी, लूटपाट, ब्लैकमेलिंग, ऑर्गन ट्रैफिकर्स, दलाल, आई मीन सेक्स रैकेट, तो सब कुछ है। और जब पंखा चलता है तो उनकी कैसे करंट कहाँ से कनेक्ट है वो ऑन हो जाता है। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो कब कैसे आवाज़ में किसको कैसे ज़मीन के नीचे क्या है, कैसे घेरना है, सारा पोजीशन स्टाइल जानता है। अब पुलिस के बच्चों को पोजीशन स्टाइल में सिखाने वाले लौड़े मिल जाएं तो सोचिए वो कहाँ तक पहुँचे हुए भीख मंगे होंगे और क्या नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा आलम है कि ऐसे लोग को देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो छोड़ नहीं सकते अपना जात, तो आपको कैसे छोड़े। 24 घंटा ये लोग पागल बनाने के लिए चिल्लाते रहते, बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, सांप बिच्छू, दीवार घेर के आपके मुंह के पोजीशन स्टाइल में बनाया जाता है, ताकि उतना आपका मुंह पे पकड़ रहे, मतलब कच्चे मुंह पे। आप सब कुछ कच्चा रहेगा तो खेल तो पक्का बनेगा ना 10 साल में। अगर मेरे को खेल बनाना है चमड़ी पे तो 10 साल ठीक है ना। अगर पक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पक्का खेल कैसे बनेगा। तो कच्चे कच्चे लोगों को पकड़ लेते हैं। जैसे कच्चा औरत होना चाहिए कच्ची चमड़ी वाली, लेकिन आदमी होना चाहिए कच्चे खून वाला, ताकि दोनों से पैसा कमाया जाए। और उसके मायके वो तो उनका स्टाइल है। तो ये लोग निहायती हराम है। और मुंह तोड़ने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि पैर का तो आपको बता दिए क्या कर सकते हैं। कोक के साइड ज़्यादा हड्डी रहता है तो उसको कैसे छोड़ने का, तो उस स्टाइल में वो लोग फाड़ते हैं। और अगर वैसा फाड़ना चाहें तो फिर आधा आधा करके क्यों छोड़ें, ताकि उछालने में उतनी कोशिशें पकड़ में की जाए जो घर के अंदर नहीं हो सकता, घर के बाहर क्यों नहीं हो सकता। और फिर ऐसा है कि मेरा जो मुंह है
वो कैसे बंद करने की कोशिश करते हैं, वो गला पकड़ लेते हैं, गाल पकड़ लेते हैं और आँख के जो पास में हड्डी सर से जुड़ा हुआ रहता है उसको गला देते हैं सर तोड़ के, ताकि आराम से जो मसूड़ा और टूटी है वो पकड़ में आ सके। कान में बिजली के करंट्स, धुआं, मतलब जितनी भी दलीली है वो जोड़ के तोड़ सके। अब पैर तोड़ना उनको इतने अच्छे से आता है तो मुंह तोड़ने में तो आएगा। 8-10 दिन में अकेले अस्पताल ससुर में थी। अब मुझे नहीं पता कि उसी समय मेरी नानी की डेथ हो जाती है तो 10 दिन में क्या क़यामत होता है मनिक तारा माँ बनाने के लिए। तो मेरे जो डॉक्टर थे, मैंने उनको बोला भी था कि मुझे बच्चा पेट से फाड़ के निकालिए, लेकिन उसने बोला अननेचुरल केस है। अब उनके पहले ही जहन में था कि खेल बनाना कुछ भी करके, तो इस खेल में डॉक्टर भी मिले हुए हैं। तो ससुर में मेरे पोजीशन स्टाइल में बच्चा पैदा हुआ। पोजीशन स्टाइल में मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। इमेजिन कि ये लोग कैसे अल्टो को छोड़ते होंगे। और 10 दिन तक। और मैं जब दिल्ली पब्लिक स्कूल में थी रांची में, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल था इस्कॉन, उसके अंदर की फील्डिंग मुझे नहीं मालूम, तो वहाँ पे लड़के, मतलब एक आदमी साइकिल से जाता था, वो मेरे बूट्स पकड़ता था। अब मुझे नहीं पता वो पकड़ के वो कितनी हड्डी चेकिंग करता था या मेरे को झंझोड़ता था ताकि मेरी हड्डी ठीक से बने ही नहीं। तो ये चीज़ फिर मैंने शक ना हो तो 1-2 बार उसने ट्राई किया ताकि मैं समझ ना पाऊँ कि बोटी का धंधा कैसे किया जाता है। तो मैं बैंगलोर में थी, तो बैंगलोर में भी सेम स्टाइल में उन लोगों ने डराने की कोशिश करी। और जब मैं पटना में थी तो मतलब जिस दीवार में उनकी सेटिंग रहती थी तो वहीं पे वो लोग कांड करते ताकि शक भी ना खोपचे में। जब मैं पटना में थी तो दीघा में गंगा घाट है, तो वहाँ में थी, तो वहाँ पे स्टेला मैम मिलती थी मेरे स्कूल की हार्ट में, ताकि मैं कितना माइंड से शार्प हूँ या क्या हूँ वो लोग जज कर सकें। फिर वहाँ जब पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए मैं गई, तो वहाँ पे 2 लड़के आए, ऐसा लगता ज़मींदार के बच्चे होंगे, निहायत ही हराम। फिर बोलते हैं, मैं रिलेटिव के साथ नहीं थी, थोड़ा मतलब उनसे, मतलब रिलेटिव टाइप्स थे उसी गांव के, तो गांव के तो कोई भी हो सकते हैं। तो मैं छोटी थी, 4-5वां क्लास में होंगी, तो पूजा करने गई थी, तो मैंने ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो बोलते ओह व्हाट अ ब्यूटी। तो वो लोग व्हाट द फक, व्हाट से, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ऐसे कहानियाँ बनाए। फिर जब मैं दयानंद सागर कॉलेज में थी तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस होती थी कॉलेज के अंदर, मेरे बैचमेट्स के लिए भी। मेरा माइंड चेक करने के लिए होता था, मिले हुए थे, मुझे नहीं जानना। फिर जब मैं सिंगर कॉलेज में थी, हाँ, और अकाउंट्स में मुझे बैंगलोर में फ़ेल कर दिया जाता था, और जो मेरा रिजल्ट कार्ड था वो भी चोरी कर लिया जाता था, किसी को शक ना हो कि मेरे खिलाफ़ ऐसी साजिशें हुई पहले से। और फिर क्या है, फिर यहाँ PGTM जो मैं MBA करने आई सिंगर कॉलेज से, तो वहाँ पे मेरे शक हो ना हो, मेरे को नहीं पता उसमें किसी ने फ़ेल किया था कि नहीं, वहाँ वो भी रिज़ल्ट चोरी कर लिया उन लोगों ने, फाइनल रिज़ल्ट छोड़ के। तो ऐसा है कि जो टिफ़िन देने आती थी औरत, तो वो मेरे से लड़ाई करती थी, मुझे नहीं पता था, वो लोग मेरा माइंड चेक कर रहे थे। तो ऐसा मेरे लिए खेल बना था। और वो लोग गला पकड़ने के लिए, देख रहा प्यार भरी आवाज़ है, तो ये लोग ऐसे गला पकड़ते हैं, गाल पकड़ते हैं, देख सकते हैं हड्डी यहाँ का कैसे साफ़ किया गया है। कैन यू सी दैट? ये पूरा भरा हुआ था। मेरे पास फ़ोटो है, आई कैन लिंक विद दैट। तो ये लोग क्या करते हैं, मेरा फ़ोटो भी चोरी कर लेते हैं ताकि आराम से, और मेरा जो कार्ड था, मतलब ATM कार्ड, मेरे पास जो पैन कार्ड था, सब उन लोगों ने चोरी कर लिया। और आधार कार्ड का जो फ़ोटो था वो एकदम हिसाब से उन लोगों ने बनाया ताकि किसी को शक ना हो कि क्या अंदर की सफाई चल रही है। और जब मैं वेंकटेश क्षितिज में थी तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग वहाँ पे चोरी नहीं कर सकते थे क्योंकि मुझे शक हो जाता। तो मेरा एक बहुत चकमक टाइप का सैंडल था, तो उन लोगों ने क्या किया,
कॉरपोरेशन की पानी आती थी, उसने टैप ऑन कर दिया और पूरी पानी से घर भर दिया, ताकि, और मुझे सेंसेस में रखा ही नहीं जाता था क्योंकि घर के बाहर धुआं रहता था, घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स रहते थे, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा सैंडल हटाने की इतनी कोशिश हो रही है ताकि मेरे पैर पे मेरी नज़र ना पड़े और उनकी नज़र पूरी तरह कहानी पे रहे। तो जब बच्चा मैंने डिलीवर किया था, तो जैसे ही मैं आई हॉस्पिटल से, मेरे डैडी जब लेके आए, बोले सामान लेके चलो, तो जब फ्लैट में रहती थी वो, वहाँ से मेरी सैंडल वो लोगों ने चोरी कर लिया था। तो मतलब मेरे जो सेंसेस है बस उनकी कहानी पे रहे और धुआं और माहौल उनका बना रहे, ऐसा उनकी कहने का मतलब था। तो मैं जब पेट से थी तो वो रैकेट मेरे को घेर के रखता था। तो करवी नगर में पहले रहती थी, रेलवे ट्रैक के पास। मुझे नहीं पता था मेरे पैर को, हाथ को, मुंह को, दांत वड़ेवर उसको हल्का करने की साजिश कैसे की जा रही है। लेकिन मेरे को पोजीशन, मुझे नीचे कभी नहीं रखा जाता था, ना कभी ऊपर रखा जाता था, बीचों बीच में आजू बाजू सब लोग घेर के रखते थे। तो गर्ल्स हॉस्टल था, मुझे शक नहीं हुआ कि ये सब प्लानिंग हो सकती है। तो फिर मेरे को, फिर मैं जब सर्वाइव कर गई बच्चे के साथ, मैं सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं अपनी फैमिली तक नहीं पहुंच पाई सब बताने के लिए। बच्चे के बाप को मैं बोलती थी सब हो रहा, मतलब मैं पेट से हूँ, क्लियर करोगे। तो वो तो अलग ही चूतिया, और उसका माँ बाप भी चूतिया। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे को, शक ना हो किसी को, इन्वेस्टिगेशन में पकड़े ना जाए, तो मेरे को वो लोग लेके जाते हैं नरे हॉस्पिटल के पास, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होते रहे और मेरे को पोजीशन स्टाइल में भी हाईवे के पास पैर रख के रखा जाए, ताकि पैर भी हल्का हो, ताकि मतलब पैर एक तार बनाया जाए, हाथ एक तार बनाया जाए, ताकि गला पकड़ में रहे। अगर गला पकड़ में रहेगा तो गाल भी पकड़ में रहेगा। तो क्योंकि गला के ऊपर तो मतलब चमड़ी होती है मुंह में। तो फिर क्या था कि वहाँ पे भी वो लोग मेरे को पोजीशन स्टाइल में रखे थे। वहाँ पे सिर्फ मैं रहती थी और ऊपर नीचे थे लोग, लेकिन मेरा लास्ट ब्लॉक था, तो कहाँ से कितने ज़ोर की, कितने किलोमीटर्स की वाइब्रेशन मेरे तक आती थी मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई। और जब पेट से हुई तो मैंने बोला कि मुझे नरहे में जाना है, तो ये लोग मेरे को ब्लैकमेल करने लगे, नहीं हम तुम्हें ससुर में लेके जाएंगे, नहीं यहाँ पे होना है। मैंने कहा मेरी तबीयत, मेरा पेट में बच्चा है, मैं ये कैसी बातें बना रहे हैं आप लोग। तो बोले हमें खेल बनाना है, हमें कुछ नहीं आता कुछ। तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, फिर मेरी फैमिली को मैंने नहीं बताया था डर के, क्योंकि मैं डर ही नहीं रही थी एक्चुअली, मैं सेंसेस में नहीं रहती थी। और वो लोग इतने हिट एंड ट्रायल खेलते थे कि मैं डर रही हूँ कि डराए जा रही हूँ, क्योंकि उनके पास पागल बनाने वाले मशीन्स भी थे, तो मैं उन तक पहुँच ही नहीं पाती थी। तो फिर वो लोग क्या करते थे कि मेरे को ससुन में, मेरे दोस्त लोग आए तो बोले नरहे में कुछ भी करके आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो पोजीशन स्टाइल में नहीं बन सकता था हॉस्पिटल। तो मेरे को ज़बरदस्ती ससुन तक लेके गए ये लोग, लड़ बड़ के मेरे दोस्तों से। और जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पे पहुँचे, मतलब उनके अड्डे तक पहुँचे, मेरे दोस्तों को ब्लैकमेल करने लगे कि तुम लोग यहाँ से जाओ या तो मैं पुलिस को बुलाऊँगी, ऐसा करके मेरी रूममेट उसको चमकाने लगी। वो रूममेट का नाम छाया था। उसकी आइडेंटिटी मुझे नहीं पता, वो कहाँ से जॉब करती थी, क्या करती थी, क्योंकि वो कभी भी मेरे को रिटन प्रूफ ही नहीं देती थी। बस वो पुलिस वालों के साथ मिलके दारू पीते रहती थी। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये हम लोग के खिलाफ़ साजिशें हो सकती हैं। तो मैं बोलती भी, मैंने उसको चमकाया कि मेरे सामने तुम ऐसा काम नहीं करेगी, तुमको जो भी करना है मेरे एब्सेंस में करने का, मेरे सामने ये सब बकचोदी नहीं चलेगा। तो उसको समझ में आ गया कि मैं शक कर सकती हूँ, इसलिए वो शांति में बातों को समझने लगी। तो अब वो जो डॉक्टर था हॉस्पिटल ससुर में, अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था क्या नहीं था। वो मेरे को बोलता है कि मैं तो अननेचुरल केस है, मैं तो नीचे से ही बच्चा लाऊंगा। मैंने कहा कि क्यों, केस बनाना है क्या। तो वो लोग मेरे को बेहोश करके फिर बच्चा निकाल देते थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को उन लोग धमकी दे के भगा दिए थे, पुलिस की धमकी दे के। तो फिर क्या, बैंगलोर में भी मैं जहाँ जहाँ रहती थी वो भी पोजीशन स्टाइल में, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पैसे वालों पे ये भी सब भी ट्रिक हो सकता है बूढ़ी धंधों का। और ये कितने जन्म से अंतिम संस्कार की कहानी है मुझे नहीं पता। मैं चौथे नंबर पे थी, किसी को शक ना हो
इसलिए उन्होंने 1 2 3 नहीं, चौथे को पकड़ा, क्योंकि पुलिस की बेटी 1 पे पकड़ेगी, 2 पे पकड़ेगी, 3 पे, चौथा को तो माहौल सेट कर लेंगे, इतना बेहोश कर देंगे कि वो किसी से बात भी ना कर पाए कि उसके साथ उसके अंदर भीतर क्या हो रहा है। और जब मैं बैंगलोर में थी, मेरे ब्रेस्ट में इतना सीवियर पेन होता था, इतना सीवियर कि ऐसा लगता था सर और नाखून का हड्डी निकालने के लिए पूरी कायनात मिल गई हो। फिर अभी जैसे आपको पता चल रहा हो कि कोक का धंधा यहाँ पे 10 साल से कोंडवा कॉन्डम में हो रहा है। यहीं पे बच्चे का बाप मिला था, यहीं पे कहानी साफ़ हो रही है, मुझे नहीं पता क्या क्या सेटिंग होती है। लेकिन कातरज में ये लोग पुलिस स्टेशन में सेटिंग करते हैं ताकि वहाँ की भी खबरें जो है वो कहीं ना कहीं साफ़ किया जाए आजू बाजू में। और फिर इतनी सेटिंग कि इतना कंटिन्यूस अटैक हुआ मेरे खिलाफ़, इतना कंटिन्यूस कि मैं किसी भी तरह इस खेल में पकड़ी जाऊँ। और मैं क्या आप तक बात लाना चाहती हूँ, वो लोग ऐसी ऐसी आवाज़ें करके वो लोग मशीन ऑन कर देते वाइब्रेशन की या धुआं की, ताकि मैं आप किसी तक ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाऊँ। अब मेरे मुंह को वो लोग तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अब जो है मेरे मैंने पियर्सिंग कराया होगा, आप देख सकते हैं। तो मेरे को पेट में बच्चा था तब मुझे पियर्सिंग कराने का क्यों सोचा मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कौन सा मेरे खिलाफ़ गेम कर रहे थे। वो लोग मेरे कान में अरे कर रहे, ये सब अच्छा लगेगा, तो ऐसा मैंने कराया। तो ऐसा कराया मैंने, तो इस साइड का एक दांत मेरा नीचे से टूटा। 1 मिनट प्रशांत। तो यहाँ से एक दांत टूटा, उन्होंने मेरे को हेडशॉट दिया जब मेरा हाथ पैर तोड़ा बैंगलोर में, तो ताकि आराम से इधर के हटा के डाउन कर सके ये पकड़ के, और यहाँ घुसा के और हेडशॉट दे के।